हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ेंगे जाने अजीज़ का एपिसोड नंबर 5। लेट्स सी आगे क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आगे आगे क्या होने वाला है और क्या क्या सस्पेंस खुलने वाला है। मैंने कहा था तुझसे, कहा था कि भाई को प्यार हो गया है, लेकिन तुझे मेरी बात पर यकीन ही नहीं था। अब देख लिया, सहल सोफे पर बैठी अपना सर पकड़ के कह रही थी, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि भाई शादी करेंगे, वो भी इस तरह। सो चीप। जमील ने बेसुरा मुंह सा बनाया। ये चीप का लफ्ज भाई के सामने इस्तेमाल करना, जुबान खींच लेंगे तेरी। तू अपना 10 किलो का मुंह उठा और निकल यहाँ से। मेरा पहले ही बड़ा दिमाग खराब है। वो सर फिरा हुआ। ये बात तो वैसे सही कही है तूने, तेरा दिमाग वाकई खराब है। बल्कि मैं तो कहूंगी कि तेरे अंदर दिमाग है ही नहीं। तू मरी यहीं पर, मैं खुद ही चला जाता हूँ। कुशन को जोर से सोफे पर वापस फेंकता हुआ वो निकल गया। उसने मुंह चुराया। हाय, अगर मेरी प्यारी दोस्त रूमी को भाई की शादी का पता चलेगा तो बेचारी रो रो कर हलकान हो जाएगी। उफ। उससे बातें करती वो एक बार फिर से अपना सर पकड़ गई। मीरम को बेड पर बिठाकर वो अपने लॉकर से कुछ कागजात निकालता हुआ उसके सामने फेंक गया। उसकी हरकत पर, तुम्हारे पास सिर्फ आज रात का वक्त है। ये जितनी भी फाइल्स मैंने तुम्हारे सामने फेंकी इन सब में मेरे तमाम क्राइम्स का डेटा मौजूद है। खुद अपने हाथों से तुम्हें अपने खिलाफ प्रूफ दे रहा हूँ। उन्हें अच्छी तरह पढ़कर चाहो तो किसी भी पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाकर मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा सकती हो। तुम्हें चांस दे रहा हूँ मीरम, ये तमाम सबूतों को उठाओ और मुझे जेल भिजवा दो। अपने सीने पर बाजू बांधे वो पूरी तरह तसल्ली से कह रहा था। उसका चेहरा गवाही देता दिखाई दिया कि वो बिल्कुल बेखौफ है। जबरदस्ती मेरे शौहर बनने के बाद आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं अपने ही शौहर को सलाखों में डाल दूं। वो खड़ी होकर मुकाबिल हुई। तो इसका मतलब तुम ऐसा नहीं करोगी? सच कहूँ, मैं सही को सही और गलत को गलत कहने वाली लड़की हूँ। आपने मुझे जितने भी सबूत दिए इन सब की बिना पर मेरा दिल तो चाहता है कि आपको वाकई में जेल भिजवा दूं, लेकिन इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि एक अनचाहे और जबरदस्ती के सर पर थोपे गए नाम निहाद कातिल शौहर को सजा दिलवाकर मैं दुनिया की नजरों में गिरना नहीं चाहती। उसके जवाब पर वो मुस्कुरा दिया। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, तुम चाहो तो अपना शौक पूरा कर सकती हो, लेकिन चाहिए तमाम सबूत तुम पुलिस के सामने जाकर क्यों ना रख दो। लेकिन फिर भी टाइगर को किसी का बाप भी अंदर नहीं करवा सकता। मैं करवा सकती हूँ। उसने गर्दन उठाई। बेवकूफ लड़की, इसीलिए तो चांस दे रहा हूँ कि उठाओ इन सब फाइल्स को और जाकर शौक पूरा करो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे दिल में कोई अरमान बाकी रहे। ये पाकिस्तान नहीं है मिस्टर आर्यल, जहाँ पुलिस पैसे लेकर मुंह बंद कर लेती है। ये जर्मनी है। उसने याद दहानी करवाई तो वो हंस गया। जर्मनी को तुमसे बेहतर जानता हूँ। हाँ, यहाँ पुलिस रिश्वत नहीं लेती, मगर तुम मुझे सलाखों में धकेलने की नाकाम कोशिश करके देख लो। और सच कहूँ तो मुझे बहुत ही सुकून मिलेगा कि अगर तुम कम से कम एक बार कोशिश करोगी तो। मीरम उसके जवाब पर यकटक देखने लगी। वो इतना मुतमईन और बेखौफ कैसे था? अपनी नाजुक कुंजी उसके हाथों में थोपकर वो कैसे इतने वसूख से कह रहा था? ये बात उसे कुछ हजम नहीं हुई। उसने चंद कदम उसकी तरफ बढ़ाए और बिल्कुल उसके करीब होकर चेहरे पर जरा सा झुककर मुखातिब हुआ। सिर्फ आज रात का टाइम है तुम्हारे पास मीरम, क्योंकि कल रात तुम्हें ना चाहते हुए भी मेरे वजूद को अपने शौहर के रूप में बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। और अगर तुमने ज़रा सी बेरुखी दिखाई तो याद रखना कि मैं एक बहुत ही बेरहम इंसान हूँ। उसके लफ्ज़ों पर मीरम का दिल कलेजा चीरकर बाहर आने को था। यानी आज़ादी सिर्फ आज रात की थी और फिर हमेशा के लिए उसके वजूद में कैद होना था। अपनी सुनाई वो कमरे से निकल कर ना जाने कहाँ चला गया था। मीरम फिर से अक्ष छलका गई। नाश्ते की टेबल पर सभी मौजूद थे, मगर कोई नहीं था। वो थी मीरम। आर्या ने कुछ पल खामोशी से बैठे उसका इंतजार किया, मगर वो फिर भी ना आई तो खुद ही उठकर कमरे में चला आया। सहर और जमील शायद अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे, इसलिए बिना कुछ बोले ही खामोशी से खाना खाते रहे। वो बेड की टो से टेक लगाए, सीने पर हाथ बांधे किसी गहरी सोच में गुम थी। जब उसने अंदर कदम रखा, मीरम उसके गर्ज कर पुकारने पर अपने ख्यालों की दुनिया से एकदम बाहर निकली। जी, मैं कब से नाश्ते की मेज़ पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मुझे इंतज़ार करना पसंद नहीं है। मेरा मन नहीं कर रहा, आप कर ले नाश्ता। उसने बेरुखी दिखाई तो वो बेड पर सामने रखी गई फाइल्स पर एक नज़र मारता हुआ फिर से उसका चेहरा घूरने लगा। सोच लो, मैं किसी की मिन्नतें करने या मनाने का हुनर नहीं जानता। अगर भी अब मेरे कहने पर खाना नहीं खाओगी तो अगले 2 दिन तुम भूखी रहोगी। इसने अपने खतरे का अलार्म बजाया तो वो चौंक कर सामने खड़ी हो गई। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत गुनहगार थी और मुझे अजाब देने के लिए आपको भेजा गया। उसके तीखे लफ्ज़ों पर वो अपनी नाक फुला गया। ये बताओ कि अब नाश्ता करोगी या नहीं? उसकी बात को नज़रअंदाज करके वो फिर से अपना सवाल दोहरा गया। नहीं, मीरम दो टूक बोलती अपनी मुट्ठियां बंद करता हुआ वो बाहर से कमरे से निकल गया। बुआ बुआ, आर्या जोर जोर से आवाज़ें कसता हुआ किचन की तरफ बढ़ा तो वो झट सामने आई। जी बेटा।
अगले 2 दिन तक आप मीरम को खाने नहीं देंगी और ध्यान रहे कि वो बाहर से भी कुछ ऑर्डर नहीं कर सकती। अगर आने वाले 2 रोज़ तक उसके हल्क से एक नवाला भी नीचे उतरा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो अपने लफ्ज़ों से बुआ समेत पुश पर बैठे नाश्ता करते हुए अपने बहन भाइयों तक को शिश्तर कर गया था। उसने अपना हुक्मनामा सुनाया और चला गया। उसने अपने उसने अपने दफ्तर में कदम रखा तो नैना एक तरफ बैठी रोती दिखाई दी। टीम के बाकी सभी अफराद उसके गिर्द उसे तसल्लियाँ देने में पेश थे। ये क्या हो रहा है? ऑफिस को किसी मैयत का घर समझ लिया है क्या? वो नमूदार होते ही गुर्राया तो सब फटाफट अलर्ट होकर खड़े हो गए। रोने की वजह क्या थी नैना? उसने सीधा पॉइंट पकड़ा, लहजा तपिश से भरपूर। टाइगर वो मैं लफ्जों को तोड़ मरोड़ कर वो बेइख्तियार फिर से रोने लगी। तुम्हारी जुबान को किसी ने काट दिया है? सीधी तरह बोलो। अपने गुस्से पर काबू ना पाते हो उसने एक बार फिर कर्ज बुलंद की। टाइगर मेरा भाई मर गया है क्या? भड़बड़ा उठा। नहीं टाइगर, खुदा ना करे कैसी बातें करते हो? उसने तड़प कर कहा। तो नैना बोलो कि क्या हुआ है तुम्हारे भाई? मेरे भाई का कुछ पता नहीं चल रहा टाइगर। तुम जानते हो कि वो मेरा एकलौता भाई है और मेरा उसके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ। वो रुआन सी हुई। आखिरी बार कहाँ देखा था? एक्चुअली मेरा उससे पिछले कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था और उसने मुझे बताया था कि वो वीकेंड पर अपने दोस्तों के साथ किसी आइसलैंड पर बर्फपोश पहाड़ों पर पिकनिक के लिए जाना चाहता है। उसने जाने से पहले मुझे नहीं बताया, लेकिन उसके एक दोस्त से मेरी कल ही बात हुई थी। उसने बताया कि वो उसके साथ है, लेकिन फिर अचानक हमारी वीडियो कॉल के सामने कैमरे पर खून आ गया। मैं बस उनकी चीखें सुन सकती थी। वहाँ कुछ तो ज़रूर गलत हुआ है। टाइगर प्लीज़, मैं अपने भाई को बचाना चाहती हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। उसने गिड़गिड़ाकर कहा। तो वो कुछ सोचने में मसरूफ हो गया, फिर सोचों को झटक कर दोबारा बोला, तुम्हें क्या लगता है वहाँ किसने उनका कत्ल किया? फिर उन्हें कोई जानवर रखा गया? मैं कुछ नहीं जानती टाइगर, लेकिन उन बर्फपोश पहाड़ में कुछ तो ऐसा जरूर है जो मेरा भाई पिकनिक के बहाने वहाँ गया। टाइगर, मैं जानती हूँ कि वो सिर्फ एक पिकनिक नहीं बल्कि वो किसी रिसर्च पर गए थे। तुम तो जानते हो कि मेरा भाई नई नई मालूमात और नई नई रिसर्चेस को इकट्ठा करके दुनिया में अपना एक नाम बनाना चाहता था। मुझे पूरा यकीन है कि उसके हाथ में कोई ना कोई ऐसा सुराग लगा था जिसे खोजने के लिए वो वहाँ अपने दोस्तों के साथ गया, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ और अब वो किस हाल में है। टाइगर, तुम खुद ही तो कहते हो कि हम एक टीम है और एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा साथ होंगे, तो प्लीज आई नीड यू। अंदाज भीगा सा था। हाँ ठीक है, मेरे सामने ये इमोशनल बातें करने की जरूरत नहीं है। तमीज और डार्लिंग तुम्हारे साथ उसे ढूंढने के लिए जाएंगे, लेकिन कान यहाँ मेरे साथ ही रहेगा। नहीं टाइगर, मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ जाओ। देखो, हमें नहीं पता कि वहां पर क्या है, वहाँ ऐसे कौन से खतरनाक मखलूक है जिसने उन पर हमला किया। प्लीज प्लीज तुम हमारे साथ चलो, हमें बहुत हौसला मिलेगा। क्या हो गया तुम्हें नैना? मेरे बगैर तुम लोग कुछ तो करना सीखो। टाइगर, ये कोई आम मिशन नहीं है। इसके बहुत से दोस्त शायद जख्मी हुए हैं, शायद मर चुके हैं। अगर तो हमारे साथ चलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। यू नो वॉट, मैं कोई भी काम किसी को अच्छा लगने या बुरा लगने के लिए नहीं करता। बस यस आई नो, पर हम सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि एक फैमिली, और फैमिली के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। हाँ टाइगर, नैना बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं इसकी बात से मुतफिक हूँ कि तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। खान बोला। तुम्हारी राय नहीं मांगी थी मैंने। वो झट टॉन्ट कर गया। लेकिन मुझे भी ऐसा ही लगता है टाइगर कि इस खतरनाक मिशन में तुम्हारा हमारे साथ होना बहुत जरूरी है, इस बार तमीज ने कहा। तो वो निगाहें सुकेड़ कर उससे उतारने लगा। क्या तुमने भी कुछ कहना है? वो डार्लिंग से मुखातिब था। नहीं, कल रात के बाद मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। शायद अब खामोश रहना ही बेहतर है। आर्याल समझ गया था कि उसने किस मौके पर जाकर बात की है। सब यहाँ नैना को लेकर परेशान थे और उसे अब भी टाइगर की निकाह की फिक्र थी। चलो एटलीस्ट कुछ तो अच्छा फैसला लिया तुमने। पहली खामोशी रहने का फैसला लेकर तुमने मुझे बहुत खुश किया है। वैसे भी कुछ लोग ज्यादा बोलते अच्छे नहीं लगते। जवाब मिलने पर वो नागवारी सी नजरें फेर गई। टाइगर प्लीज बताओ, तुम चलोगे ना? नैना ने आखिरी बार पूछा। वो अपने फैसले से सबको खुश कर गया था। क्या बात कर रही हो यार? आर्यल का निकाह नहीं हो सकता। कह दो कि तुम मजाक कर रही थी। रुमैसा कैफेटेरिया में पहुंच पर बेंच पर सहल के सामने बैठी रो देने के करीब थी। मजाक नहीं कर रही यार। काश ये वाकई मजाक होता। वह अफसरदगी से बोली तो उसने फूट फूट कर रोना शुरू किया। देखो प्लीज चुप हो जाओ, सब देख रहे हैं। उसने उसके हाथ पर अपने हाथ रखकर तसल्ली देनी चाहिए। शट अप, तुम तो बहुत खुश होगी ना। वो चुड़ैल मीरम तुम्हारी भाभी बन गई है। रूमी भड़क उठी। कैसी बातें कर रही हो यार? मीरम मुझे तुमसे ज्यादा अजीज नहीं है। झूठी हो तुम, झूठ बोल रही हो। बहुत खुश हो तुम। बिल्कुल खुश नहीं हूं मैं, बल्कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उस पर। वो तो कहती थी कि किसी और को पसंद करती है, फिर भाई से शादी कैसे कर ली? उसने मुंह मोड़ोड़ा। तुम्हें ही यकीन था उसकी बातों पर? मैं तो शुरू से जानती थी कि तुम्हारे भाई पर ही डोरे डाल रही है मनहूस कहीं की। अच्छा बस ना, अब चुप हो जाओ। फिर से हमदर्दी जताते हुए वो उठकर उसे सीने से लगा गई। बुआ मेरे कमरे में खाना लगा दे प्लीज, बहुत भूख लगी है। शाम के वक्त किचन में कदम रखते ही मीरम बर्तन साफ करती हुई बुआ से मुखातिब थी। माफ करना मीरम बेटी, मगर आर्याल बेटे ने मना किया है कि तुम्हें खाना नहीं देना। क्या? वह हैरानगी से पूरी आंखें फैला गई। हाँ, हद होती है वैसे जुल्म की भी। वो खुद से हम कलाम हुई।
ठीक है, मैं बाहर से ही कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ, कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि बाहर का खाना आर्याल बेटे की इजाज़त के बगैर घर में दाखिल होता ही नहीं। तो क्या मतलब कि मैं भूखी रहूंगी? उसने चीख कर पूछा। हाँ, आर्याल की पूछते उभरने वाली गंभीर आवाज पर उसने फौरन रुख मोड़ा। जान से मारना चाहते हैं तो वैसे ही मार दें, भूखा मारने की क्या जरूरत है? वो अब उसके मुकाबिल होकर पंखारी फंखारी। तुमने खुद ही कहा था सुबह के खाना नहीं खाओगी, तो मैंने सोचा कि शौक अच्छे से पूरा हो। आप वो ना जाने उंगलियां दिखाते हुए क्या मजीद बोलना चाहती थी, मगर आर्यन उसे पिछाड़ कर कमरे की तरफ बढ़ गया। मीरम भी पीछे ही चली आई और उसके बाजू में हाथ डाला तो वो उसकी तरफ घूम गया। कितनी देर वो अपने बाजू में उसका हाथ देखता रहा। जब मीरम ने उसकी ये हैरानगी और निगाहों में अजीब सी चमक महसूस की तो झट अपना हाथ पीछे कर गई। उसके चेहरे पर बस एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी थी। मुझे भूख लगी है, ये इल्तिजा थी या मासूमियत वो समझ नहीं पा रहा था। खाना खा सकती हो, मगर याद रखना कि नेक्स्ट टाइम खाना ना खाने का ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं होगा, क्योंकि अगर तुमने दोबारा गलती से भी खाना खाने से इनकार किया तो मैं तुम पर यकीन नहीं करूंगा और तुम्हें अगले 4 दिन तक भूखा रहना होगा। अब फैसला तुम्हारा है। क्या कोई जबरदस्ती है? वो एकदम बुलंद आवाज में बोली। मत भूलो मीरम कि अब तुम मेरी बीवी हो और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। ना मानने की सूरत में तुम्हें सजा मिलेगी। एंड ट्रस्ट मी यार, पाशा की सजा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। एक बात तो बताएं मुझे। वो अपने सीने पर बाजू बांधकर बड़ी दिलचस्पी से उसे घूरने लगा। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? ये बेवकूफ़ाना सवाल तुमने पहले भी पूछा था, लेकिन मेरा जवाब अब भी वही है, नहीं। उसने आखिरी लफ्ज़ पर जोर दिया। तो फिर शादी क्यों की? मेरी मर्जी। वो धड़ल्ले से बोलकर अपने बाजू सीधा करता हुआ बालकनी की तरफ मुड़ा। मीरम तेजी से भागकर पीछ फिर से उसके रूबरू हो गई। मुझे जानना है, और अगर मैं ना बताऊं तो? उसने लड़कारा तो वो उसके संजीदा चेहरे को देखकर अपने हल्क में कड़वाहट का घूंट उतार गई। प्लीज मीरम, जानती थी कि रोब से काम नहीं बनेगा, इसलिए दरखास्त करनी मुनासिब समझी। वैसे भी उसकी शख्सियत शायद ऐसी नहीं थी कि वो किसी का बेजारूब बर्दाश्त करे। तुम्हारे आंखों में आंखें डालकर बात करना मुझे पसंद आ गया था, वरना कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो आर्याल पाशा से निगाहें मिलाकर बात कर सके। उसने खामोशी साधी और दांत पीस लिए। तुम क्या चाहती हो कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाए? उसके अचानक अपना सवाल झाड़ने पर वो चौंक गई। मीरम शायद इतनी जल्दी उसके सवाल के लिए तैयार नहीं थी। नहीं मम्मा, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? मासूम मछली झिझक गई थी। हाँ, तुम्हारे चाहने से वैसे भी कुछ नहीं होता, बल्कि दुआ करना मीरम कि मुझे तुमसे कभी मोहब्बत ना हो, क्योंकि अगर गलती से भी ऐसा हो गया देन ट्रस्ट मी, तुम मेरी पनाहों से आज़ादी के लिए तरस जाओगी। उसने अपने फैसले का पहाड़ तोड़ा तो वो यकटिक देखती ही रह गई। आर्याल फिर कब उसकी नजरों के सामने से होजल होकर बालकनी में गया वो नहीं जानती थी। जमील, मेरे भाई तू कितना प्यारा है ना। वो मोबाइल में मगन लॉन में पड़ी कुर्सी पर बैठा था। जब सहल आज पहली बार उसको तारीफ करती उसके सामने खड़ी थी। मक्खन ना लगा और बता कि क्या काम है। वो बचपन से अपनी बहन को जानता था, फिर भला उसके इरादे कैसे ना भांपता। देख प्लीज, मेरे इंग्लिश टीचर से आर्याल भाई बन के बात कर ले। उसने पास बैठकर मिन्नत वाले लहजे में कहा। क्या तेरा दिमाग ठीक है? वो मोबाइल की स्क्रीन से नजरें उठाकर चौंक कर उसे देखने लगा। हाँ, वो एक्चुअली उन्होंने सरप्राइज टेस्ट लिया, मुझे कुछ नहीं आता था। मैंने 2-3 क्लासेस भी बंक की थी। वो मुझे कह रही थी कि तुमने फेल हो जाना है। अभी थोड़ी ही देर बाद उन्होंने भाई को फोन लगाना है और सब कुछ बता देना है। जमील ने तेवरी चढ़ाई। कुछ कुछ देख, उससे पहले कि तू मुझे ना बोले, मैं तुझे बता देती हूँ, अगले 1 महीने तक मैं तेरे सारे काम करूंगी। तुझे जो काम दिए जाएंगे वो भी मैं करूंगी। तू जितनी बार पानी मांगेगा मैं दूंगी। तू जितनी बार फैन ऑन करने का बोलेगा मैं सब करूंगी। पर प्लीज एक बार आर्याल भाई बनकर बात कर ले प्लीज। उसकी मिस्कीनों जैसी बनी शक्ल देखकर उसने सहल के हाथ से मोबाइल लिया और उसके उस्ताद को कॉल ठोक दी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैं आर्याल बात कर रहा हूँ, सहल का भाई। बात करते साथ ही वो उसका चेहरा देखकर इशारे समझने की कोशिश कर रहा था। मैं माफी चाहता हूँ इस बार के लिए, अगली बार ऐसा नहीं करेगी मेरी बहन। हाँ, बोल दो कि तो लड़की थोड़ी सी चंचल है वगैरह। उसने सरगोशी की। हाँ, थोड़ी सी चंचल है, अगली बार थोड़ा टाइट रखेंगे। जी जी, नहीं नहीं, अगली बार अच्छा देगी। ओके बाय। उसने जैसे ही कॉल कट करके पहलू में बैठी बहन को देखा तो वह खुशी से मुस्कुरा रही थी। थैंक यू, तू कितना अच्छा है। हाँ, ज्यादा मस्के ना लगा। वैसे तुझे भी मेरा एक काम करना होगा। बोल। शहर को अपनी फ्रेंड क्लियर करवा कर शहर को अपनी फ्रेंड क्लियर करवा के घर में लेकर आना और उसकी थोड़ी बहुत भाई से हेलो हाय करवानी, ताकि भाई को वो पसंद आए और फिर हम जरा शादी की बात चलाएं। तुझे अच्छे से पता है कि भाई किसी लड़की से बात नहीं करते, और ये बात तुझे भी पता है कि भाई ने मीरम से ना सिर्फ बात की बल्कि उससे शादी भी कर ली है। जमील यार, मीरम में वो इंटरेस्टेड थे, वरना उन्होंने तो मेरी दोस्त को भी झाड़ कर रख दिया। यार तू ट्राई तो कर देख, जो काम कहा था तूने महीने तक करेगी वो बेशक ना करना, बस शहर की मुलाकात करवा दे किसी तरह भाई से। चल ठीक है, करती हूँ कोशिश। चल अब जाकर बात कर रहा हूँ, शहर से डिस्टर्ब ना कर, तपा हो। बेसुरा मुंह बनाकर वो चलती बनी। बालकनी में पड़े सोफे पर लैपटॉप पर बैठकर काम करने के बाद आर्याल जैसे ही कमरे में वापस दाखिल हुआ तो मीरम सामने बैठ पर आलती पालती मारे बैठी खाना खाती दिखाई दी। अपने शौहर पर नजर पड़ते ही वो चबाते रहने वाले को वहीं रोक क्यों गई? खाओ ना।
लैपटॉप को मेज पर रखते हुए उसने संजीदगी से कहा तो वो फिर से चबाना शुरू हुई। ड्रेसिंग रूम में तुम्हारे लिए एक रेड कलर की साड़ी रखी है, खाना खाकर उसे पहन लेना और अच्छी सी तैयार होकर मेरे सामने आना। एंड नेक्स्ट टाइम तुम खाना खाने से मना नहीं करोगी, वरना मैं बातों को बार बार रिपीट नहीं करता। मीरम को शायद उसकी दूसरी बात तो सुनी ही नहीं थी, क्योंकि वो तो बस सुर्ख साड़ी पर ही अटक गई। रेड साड़ी क्यों? उसने तजस्सुस से पूछा। क्योंकि तुम्हें एक ब्राइडल की तरह तैयार होने का मौका नहीं मिला, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम रेड कलर की साड़ी पहनकर मेरे सामने आओ। आर्याल, वो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। खाना बीच में छोड़कर वो फटाफट उसके सामने होते हुए घबराकर बोली, बोलो। मैं साड़ी नहीं पहनूंगी और ना ही मैं आपके लिए तैयार होंगी। मेरा मैं धमकियां नहीं देता, बल्कि जो कहता हूँ वो डेफिनेटली करता हूँ, इसलिए बहस नहीं करूंगा और साफ लफ्जों में कहूंगा, या तो शराफत से खुद पहन लो वरना मैं पहनाऊंगा। उसने तंबिया किया तो वो आंखें फाड़ी देखने लगी। वो इंतहाई नरमी से चेंजिंग रूम की तरफ इशारा कर गया। देखिए, आपने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की, मुझे इस सब के लिए कुछ वक्त चाहिए। उसने भी कदर शाइस्तगी से कहा। तो मुझे जानती नहीं, लेकिन अब जानना शुरू कर दो। मैं आर्याल पाशा कभी भी टाइम बर्बाद नहीं करता। जो काम कल को होना है वो अभी होना चाहिए। पर आप तो मुझसे मोहब्बत भी नहीं करते, फिर ये सब क्यों? वो कंधे उचकाए बोली, मुझे उन मर्दों में से समझने की गलती कभी मत करना जो अपनी बीवी की मर्जी या उसकी रजामंदी पर चलते हैं, चाहे ज़बरदस्ती या खुशी से। नाउ तुम मीरम आर्याल हो, मेरी बीवी, और एक शौहर का अपनी बीवी पर क्या हक होता है ये बात तुम्हें अच्छे से पता होगी। पर मैं आपसे प्यार नहीं करती, और जिस शख्स से मैं प्यार नहीं करती मैं उसे खुद के करीब नहीं आने दे सकती। वो वसूख से बोली। उसे खुद भी मालूम नहीं था कि उसमें अचानक इतनी हिम्मत कहाँ से आई। मैं कभी किसी से कुछ पूछता नहीं, बल्कि बताता हूँ। अगले 10 मिनट में तुम मुझे रेड साड़ी में नजर आओगी, वरना ट्रस्ट मी मीरम, अगर मैंने पहनाई तो तुम्हें ज़्यादा बुरा लगेगा। वो हमेशा संजीदगी और रूप से ही मुखातिब होता था, ना चाहते हुए भी वो अपने होंठ भींच गए, क्योंकि अपनी सुनाए वो कमरे से जा चुका था। आर्याल 10 मिनट बाद कमरे में वापस आया तो वो उसी हालत में चुपचाप टांगे समेटे बेड पर बैठी दिखाई दी। अपनी हुकूमत दिली पर वो मुठ्ठियां भींच गया। ये लड़की सच में उसके लिए किसी इम्तिहान से कम ना थी। आई थिंक तुम चाहती हो कि तुम्हें साड़ी में खुद पहना। उसकी पुरजोश आवाज़ को अपने इंतहाई करीब महसूस करके वो झुंझलाते हुए खड़ी हो गई। मिस्टर आर्याल, मत भूलें कि आपने खुद अपने हाथों से मेरे प्यार की जान ली है, और अगर आपको फिर भी लगता है कि मैं इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपको अपने वजूद तक रसाई दूंगी, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। अच्छा, और अगर मैं ज़बरदस्ती करूं तो क्या करोगी? वो करीब करीब होने लगा। दूर रहें वरना मैं खुद को आग लगा दूंगी। उसकी धमकी देने पर वो मुस्कुराकर एक तरफ देखने लगा। मैं मजाक नहीं कर रही। उसने यकीन दहानी करवाना चाहिए और अगली पल अपने पीछे जुड़े दराज में से लाइटर निकाल कर सामने किया। अगर एक कदम भी मजीद मेरी तरफ बढ़ाए तो मैं जला दूंगी खुद को। मगर मेरी मर्जी के खिलाफ आप मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। अब हाथ में पकड़े लाइटर में आग रोशन कर दी गई थी। ओह रियली? तो इंतजार किस चीज का है? लगाओ खुद को आग, जला दो अपने वजूद को। इनफैक्ट कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। उसने कदम फिर से आगे बढ़ाया। दुनिया उसे टाइगर कहती थी, पर वो भला किसी की धमकी से डर सकता था? पर मीरम अब मुंह खोले उसे घूर रही थी। क्या हुआ? रुक क्यों गई? अरे जलाओ ना खुद को। लेकिन मुझे लगता है कि ये काम तुमसे नहीं होगा। चलो मैं तुम्हारी पूरी मदद करता हूँ। 1 मिनट। उसे पूरी तरह हैरत में डालकर वो कमरे से बाहर गया, और जब 2 ही मिनट में वापस आया तो हाथ में कोई बोतल थी। बोतल का ढक्कन खोलकर उसने पूरी की पूरी मीरम पर छिड़क दी। अपने वजूद से फूटने वाली उस स्मेल से वो अंदाजा लगा गई थी कि ये पेट्रोल है। उसके हाथ से लाइटर खींचकर वो अब दोबारा खुद उसे चला गया। मरने का बहुत शौक है ना? खुद को जलाना चाहती थी। अब मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश भी पूरी ना कर सकूं तो क्या फायदा? टाइगर अगर रहम कर ले तो उसे टाइगर कौन कहेगा? कुछ फासले पर खड़ा निगाहें उसके खौफ से उजरे चेहरे पर डाले वो चबाकर बोला, तो मीरम के पांव से जमीन निकल गई। कम अज कम वो ऐसा तो नहीं सोच सकती थी। उसकी धमकी से वो जरा खौफ ज़्यादा नहीं हुआ था। वो उसकी तरफ बढ़ने लगा और मीरम आंखों में आंसू लिए नफ़ी में सर हिलाती हुई पीछे की तरफ खिसकने लगी। नन्ना नहीं आ रही यार, पापा प्लीज़ उसे दूर रखें मुझसे। जला देने का खौफ वजूद में लिए वो कपकपाने लगी, पर उसके कदम तो अभी भी जारी थे। मीरम दीवार से जा लगी थी। आर्याल का जलता लाइटर अब सिर्फ थोड़े से फासले पर था। नन्ना प्लीज़ उसे दूर कर दें। वो मुसलसल गिड़गिड़ा रही थी। पहले प्रॉमिस करो कि जैसा मैं कहूँगा वो चुपचाप करोगी, वरना ट्रस्ट मी मीरम, तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा बेरहम हूँ मैं। उसने कदरे संजीदगी से कहा। हाँ हाँ, आप जैसे कहेंगे मैं करूँगी। प्रॉमिस? हाँ हाँ पापा प्रॉमिस। उसने मजीद लड़स कर कहा तो आर्या ने लाइटर बंद करके पुश से गिराकर दूर फेंक दिया। गुड गर्ल, अब जाओ, जाकर अच्छे से फ्रेश होकर खुशबू लगा। एंड हाँ, तुम्हारे गोरे वजूद को इस रेड साड़ी में देखना चाहता हूँ, ओके? वो करीब आकर उसका गाल थपथपाया, नरमी से बोला। अगेन मैं रिपीट नहीं करता।
अपनी सुनाई वो फिर से बाहर निकल गया। मीरम ने हथेलियों से अश्क साफ करते ही बाथरूम की तरफ दौड़ लगा दी। मीरम नहाकर सुर्ख साड़ी में लिपटी हुई बाथरूम से बाहर निकली तो उसकी नज़र डायरेक्ट सामने बेड पर बैठे टांग फैलाए हुए अपने शौहर पर पड़ी। न जाने वो कब कमरे में वापस आकर उसकी सफाई करवा चुका था। आर्याल की नज़र सबसे पहले उसके टॉवल में लिपटे हुए बालों पर पड़ी, फिर बड़ी बड़ी गोल सब्ज आंखों पर, और फिर भीगे लबों से गर्दिश करती हुई सीधा उसकी सफ़ेद गर्दन पर जाकर अटक गई। आज फिर से उसका दिल जोर से धड़का था। वो अपने हाथों की दोनों मुट्ठियां भींचे बिल्कुल बेहरकत हुए उसके सामने खड़ी थी। अगरचे वो खूबसूरत लग रही थी मगर चेहरा खिला हुआ नहीं था। वहीं पर क्यों रुक गई? हाँ, अचानक से उसकी गंभीर आवाज पर वो बामुश्किल चलती हुई उसके करीब बैठ गई। जरा अपनी जुल्फों को इस टॉवल की कैसे निकालोगी? उसके मजीद बोलने पर वो ना चाहते हुए भी टॉवल उतारकर बेड पर एक तरफ रख गई। उसके भीगे बालों ने आर्याल को मज़ीद शिद्दत से उसके लिए तड़पा दिया था। इतना डर क्यों रही है? वो उसके तासुरात भांप कर पूछने लगा। डरना बनता है, एक वहशी दरिंदे से मुझ जैसी सीधी सादी और मासूम लड़की का डरना बनता है। उसके लफ्जों ने उसका अच्छा खासा मूड तबाह कर दिया था। मीरा, मैं लाख बुरा सही, लेकिन तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ और अब फिर से बता रहा हूँ कि मैं किसी मासूम और बेगुनाह इंसान पर जुल्म नहीं करता। आप ये बात ना ही बोलें तो अच्छा है, क्योंकि मेरे प्यार को मुझसे छीन कर उसकी जान लेकर आप ऑलरेडी मुझ पर जुल्म कर चुके हैं। ये जो तुम्हारे जहन में ऐसा नामी शख्स घूम रहा है ना, इसको जितना जल्दी हो सके अपने दिलो दिमाग से निकाल दो तो बेहतर है, क्योंकि तुमने अभी तक मेरी सख्ती देखी ही नहीं है। आप ज़बरदस्ती मेरे वजूद तक रसाई हासिल कर सकते मगर मेरे दिल में अपनी जगह नहीं बना सकते। मैं तुम्हारे दिल में जगह बनाना भी नहीं चाहता और ना ही ये चाहता हूँ कि मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए कभी कुछ हो। मैं बस एहसास दिलाना चाहता हूँ कि जिस घटिया शख्स पर तुमने अपनी कीमती जज्बात ज़ाया किए वो तो तुम्हारी नफ़रत के भी काबिल नहीं था और तुमने उसे मोहब्बत दी। वो जो भी था और जैसा भी था, मेरे लिए जान लेना ही काफ़ी है कि अब मेरा नाम यहाँ शौहर भी मेरे काबिल नहीं है। जितनी ज़ुबान तुम्हारी चलती है, आज तक किसी ने मेरे सामने इतनी ज़ुबान नहीं चलाई। बताओ, काट दूँ या सिलाई कर दूँ? उसकी निगाहों में उठता गज़ब देखकर वो एक बार फिर से खामोश हो गए। जानती थी कि वो सिर्फ धमकियाँ नहीं देता बल्कि अमल भी करता, और ये भी जानती थी कि वो कितना बेरहम है। एनीवेज़, हमारा ताल्लुक चाहे जैसे भी कायम हो, लेकिन उसको निभाने की कोशिश करो, और उसे ख़त्म करने का ख़्याल भी अगर तुम्हारे दिमाग में आया तो उसे वहीं रोक देना, क्योंकि तुम मेरी मर्ज़ी के बगैर मेरी ज़िंदगी से जा नहीं सकती। सांस ले सकती हो या वो भी नहीं? उसने नज़रें उठाए पूछा तो वो नम दिखाई दी। नहीं, सांस भी नहीं ले सकती, और एक बात कान खोलकर सुन लो मेरा, मुझे धोखे और गद्दारी से सख्त नफरत है। इसलिए अगर कभी मुझे धोखा देने का सोचा तो तुम्हारी सांसें भी रोक दूंगा। एक नई धमकी सुनकर वो फिर से अंदर ही अंदर कांप गई थी। कल रात तुम्हें फाइल दी थी, कहाँ है वो? दराज में पड़ी है, उसकी आवाज में बीम था। ठीक है, अब मुस्कुराओ। आर्यल के कहने पर ना चाहते हुए उसे नम आंखों से मुस्कुराना ही पड़ा। क्या आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते? टाइगर कभी किसी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। या तो मुझे सब कुछ चाहिए और या फिर कुछ भी नहीं। उसका जवाब उसे फिर से खामोश करवा गया। जानती हूँ कि जब तुमने खुद को जलाना चाहा तो मैंने खुद तुम्हारा साथ देने का क्यों कहा? बदले में वो बस नफीसे सर हिला गई। खुदकुशी की नीयत से पानी में छलांग लगाने वाला हाथ पैर ज़रूर मारता है। किसी ऊंची जगह से कूदने वाला ज़मीन तक फासला तय करते हुए दिल में बचने की कोई ना कोई तदबीर ज़रूर सोचता है। अपने जिस्म पर पेट्रोल छिड़कने वाला, पर जब शोले बुलंद होते हैं तो उससे चीखते चिल्लाते और मदद के लिए पुकारते मैंने खुद देखा है। उसका मतलब साफ है कि आप हकीकतन मरना नहीं चाहते, लेकिन आपका वास्ता किसी ऐसे काम से पड़ा है जो आप करना नहीं चाहते। तो कोई ऐसा वाकया है जिसे आप भूलकर अपनी ज़िंदगी से निकलना चाहते हैं, या जहाँ रह रहे हैं उन लोगों में आपका रहना महाल हो गया, और या फिर आप अपनी ज़िंदगी किसी ऐसे शख्स के साथ गुजार रहे हैं जिसे आप देखना भी नहीं चाहते। इससे ज़ाहिर है कि हम कभी भी अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं करना चाहते, बल्कि अपनी ज़िंदगी के किसी नापसंदीदा पहलू को हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं। उसका एक-एक लफ्ज़ मीरम के वजूद में बेबस होता गया। वो बिल्कुल ठीक ही तो कह रहा था। हम सब में से शायद हर इंसान जो खुदकुशी का ख्वाहिशमंद है, वो खुद को नहीं मारना चाहता बल्कि वो अपने अंदर किसी छुपे गम और अज़ियत को मारना चाहता है। लेकिन वो हैरान थी कि आर्यल ये सब कुछ जानने के बावजूद भी उसे कैद कैसे कर सकता था। सब कुछ जानते हुए भी ज़बरदस्ती उसे अपने साथ रहने के लिए मजबूर क्यों कर रहा था? हाँ, शायद वो भी किसी ऐसे शख्स के साथ बन चुकी थी जिसके साथ रहना तो दूर बल्कि वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, लेकिन रहना महाल था और छोड़ना अपनी मौत को दावत देने जैसा था। तुम्हें मैंने फाइल दी थी और उसमें मेरे खिलाफ तमाम सबूत थे, फिर भी तुमने कोशिश क्यों नहीं की मुझे जेल में भिजवाने की? अपनी बात को मुकम्मल करके उसने जब अपना अगला सवाल दागा तो वो झट ख्यालों की दुनिया से बाहर निकली। क्योंकि मैंने कभी किसी रिश्ते को महसूस नहीं किया, ना माँ बाप थे ना बहन भाई। बस एक दिल का रिश्ता किसी शख्स के साथ कायम किया था और उसे भी मुझसे छीन लिया गया। और अगर आप उसे ना भी मारते तब भी शायद मैं उस पर अब दोबारा कभी भरोसा नहीं कर पाती। लेकिन जिंदगी में पहली बार
मुझे कोई रिश्ता मिला है मजबूरी से ही सही, लेकिन मैं अब एक बीवी के रिश्ते में बन चुकी हूँ और अपनी ज़िंदगी में शामिल होने वाले पहले रिश्ते को मैं अपने हाथों से जहन्नुम वासिल नहीं कर सकती। उसने अपनी बात कह दी थी, लेकिन रूबरू उस शख्स के चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, ऐसे जैसे वो उसकी बात को सुना अनसुना कर गया हो। वैसे तुम्हें मेकअप की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम आज पहली बार मेरे खातिर कम से कम लिपस्टिक ज़रूर लगाओ। गो एक नया हुक्म जारी हुआ तो वो खुद ही अपने तल्ख़ हकीकत को कबूल करती हुई ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर छोटे-छोटे और मुलायम होठों पर जो पहले से ही काफ़ी सुर्ख़ी माइल थे, अब उन पर मज़ीद सुर्ख़ रंग की लिपस्टिक लगाकर उन्हें कातिलाना बना चुकी थी। लिपस्टिक लगाने के बाद उसने ढक्कन बंद करके जब गर्दन को पीछे घुमाकर आर्याल को देखना चाहा, तो वो बेड पर मौजूद नहीं था। उसने ताज्जुब से अभी दाएं जानिब रुख मोड़ा ही था कि वो बिल्कुल उसके करीब खड़ा था। मीरम मज़ीद शिजदा रह गई, क्योंकि वो यकीन नहीं कर पाई थी कि आर्यन इतनी जल्दी और इतने राज़दाराना तौर पर कैसे यहाँ मौजूद हुआ था। ये सच है मीरम कि मैंने कभी किससे मोहब्बत नहीं की, लेकिन तुम खूबसूरत हो तो तुम्हारी तारीफ करना तो बनता है। यू आर लुकिंग सो प्रीटी। उसके निचले होंठ पर अपना अंगूठा रब करता वो नरमी से बोला, तो मीरम ने अपनी आंखें मींच लीं। वो उसे महसूस नहीं करना चाहती थी, एक ऐसे शख्स को अपने करीब देखना जिसने आपकी ही महबूब को बेदर्दी से मार दिया हो। बहुत ही मुश्किल होता है, पर शायद आर्याल तो करना चाहता था। उसके लब कुछ भूलने के लिए हल्के से फड़फड़ाए, आंखों से बेअख्तियार आंसू निकलकर गर्दन तक का फासला तय कर गए। वो उसकी कुर्बत से भागना चाहती थी, उसे दूर धकेलना चाहती थी, लेकिन ये भी जानती थी कि उसकी एक गलती पर वो उसकी सांसों को रोक सकता है। होंठ बोलने के लिए जरा से खुले, मगर बोलना महाल था। आर्याल की नज़र उसके सुर्ख कांपते लबों पर थी। जब एकदम वो उस पर झुकता, उसके लफ्ज़ों का लम्हों बाद उसने उसके लबों को अपनी गिरफ्त से आज़ाद गला घूंट किया। छन चन किया तो वो इंतहाई सुर्ख हो चुके थे। मीरम ने पल भर के लिए आंखें खोली तो वो उसकी गर्दन में हाथ डालकर अपनी पेशानी को उसके माथे से टिकाता हुआ मुस्कुराया। पहले तो आर्याल का दिल धड़का था, लेकिन उसे अपना इतना करीब देखकर उसके खूबसूरत चेहरे पर नजर पड़ते ही वो नजर भरकर देखने लगी। वो कितना प्यारा था ना, सफ़ेद खूबसूरत चेहरे पर खूबसूरत होठों के गिर्द चमकता हुआ उसका स्याह तिल, जो आर्याल पाशा की खूबसूरती को मजीद चार चांद लगाने में पेश था। अब मीरम को भी अपनी तरफ खींचता हुआ महसूस हुआ। उसके दोनों हाथों से पकड़े वो उसे बेड पर बिठा गया। जानता हूँ कि तुम मुझसे शदीद नफरत करती हो मीरम, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं इतना बुरा नहीं हूँ जितना तुम सोचती हो। जिस दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम मेरे बारे में कितनी गलत थी, उस दिन तुम शायद मुझसे नजर ना मिला पाओ। पर इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं तुमसे नफरत नहीं करता, और अगर मुझे तुमसे नफरत होती तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मेरे कहर से बचा नहीं सकती थी। उसके करीब बैठे वो बड़ी तसल्ली से उसे समझा रहा था, और उसने बड़े गौर से सुना। और जवाब मीरम और जवाब मेरे साथ कर रहे हैं, वो भी किसी कहर और जुल्म से कम नहीं है। उसकी बात पर वो खिलखिलाकर हंसा तो वो उसे देखती ही रह गई। शायद उसने ज़िंदगी में आज पहली बार इतनी ज़ोर से कहका लगाया था। ये जालिम इंसान कितने अच्छे लगते हैं ना। हंसते हुए वो खुद से बोली, तुम्हें शायद ये जुल्म लगता होगा, लेकिन मीरम, उसे जुल्म नहीं प्यार कहते हैं। अब कहीं गलती से भी ये मत सोचने बैठ जाना कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या है ना, मुझे आदत नहीं अपना हक छोड़ने की, चाहे वो हक कैसा भी हो, लेकिन मैं वसूल करने का आदी हूँ। अब तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, ये मेरा मसला नहीं है। काश आपने कभी किसी की जान ना ली होती, काश आपने एहसन को कत्ल ना किया होता, काश आप एक अच्छे इंसान होते तो शायद मैं दिल से आपको कबूल कर लेती। पर इंतहाई अफसोस, आप शक्ल की तो बेतहाशा खूबसूरत है, लेकिन दिल की नहीं। वो मन ही मन में खुद से हम कलाम हुई। उसे खोया हुआ देखकर वो उसके सामने चुटकी बजा गया। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि एक रात तो कटती नहीं है और मुझे पूरी जिंदगी गुजारनी है। उस एक रात का तो पता भी नहीं चलेगा, लेकिन अगली ज़िंदगी में तुम्हें थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। अपनी बात कहे वो फिर से उसके करीब हुआ। मीरम जानती थी कि पीछे खिसकना बेवकूफ़ी भी है, क्योंकि पुश पर बैठ की टू के सिवा कुछ नहीं था। अगले ही लम्हे वो उसे खींचकर अपने मज़ीद करीब कर गया। इतनी जल्दी वो उस सब के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन आर्याल को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे अपनी बाहों में भरकर वो फिर से उसके मासूम लबों पर झुक गया। पर न जाने क्यों इस बार उसके नैनों ने पानी नहीं बरसाया था। शायद उसे अब इतनी नफरत नहीं थी, या फिर शायद वो हकीकत को तस्लीम कर चुकी थी। उसके ना जाने के बावजूद भी उसका चेहरा सुर्खी छलका गया था। वो 19 साल की मासूम लड़की उस 29 साला मर्द की बाहों में जकड़ी पसीने पिसने के लिए तैयार थी। उसकी लबों पर अपना लम्ब छोड़ता हुआ वो गर्दन की तरफ झुका तो मीरम को अपना आप टूटता हुआ महसूस हुआ। दिल के साथ साथ आर्याल का वजूद भी काफ़ी सख्त था। वो घबराकर उसकी कैद से निकलना चाहती थी। आर्याल मोहब्बत ना होने के बावजूद भी उसके नाजुक वजूद में इस कदर खो गया था कि उसे अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि वो उम्र में भी इंतहाई कम और रुई रुई मानिंद लड़की किस तरह बिखर जाएगी। उसके जिस्म समेत रूह भी फड़फड़ा रही थी, लेकिन उसने उसे आज़ाद नहीं किया था। अगला मंजर नज़रों के सामने धुंधला सा पड़ गया। सारी रात वो उसकी पनाहों से आज़ाद होने के लिए तड़पती रही, मगर बेसूद।
जब सुबह हुई और आर्याल की आंख खुली तो वो कमरे में एक जानिब कोने में अपने वजूद को सुकेरे बैठी शिद्दत से रोती दिखाई दी। उसकी हालत देखकर वो मन ही मन में पछताया। फिर करीब आकर बैठा तो वो मजीद सुकड़ गई। मैंने कभी किसी से सॉरी नहीं की ना, पर शायद कल रात कुछ ज़्यादा ही जुल्म कर दिया है मैंने तुम पर। वो धीरे से मुस्कुराकर बोला तो उसने हरासा निगाहों से देखा। आई एम सॉरी। जब अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली तो फिर यहाँ मेरे पास क्यों आकर बैठे हैं? जाएं अपने काम पर, रोने दें मुझे। क्यों? शायद अब ये सारी ज़िंदगी का रोना है। उसने कब कब आते हुए कहा। मेरा मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें बता देता हूँ, खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि मेरा प्यार इतना नाकाबिले बर्दाश्त है तो फिर मेरा गज़ब कैसे बर्दाश्त करोगी? स्ट्रॉन्ग बनो, क्योंकि मुझे बुज़दिल लड़कियाँ पसंद नहीं है। आर्याल प्लीज़ यहाँ से चले जाए, मैं मज़ीद आपकी सूरत नहीं देखना चाहती। सॉरी टू से, लेकिन अब ये सूरत तो तुम्हें रोज़ देखनी पड़ेगी। वैसे इतनी शर्मीली बनने की ज़रूरत नहीं है। उठकर फ्रेश हो जाओ और मेरे भी कपड़े निकाल दो। लापरवाह होकर कहता हुआ वो उठा और बाथरूम में चला गया। मीरम का मन किया कि उसका सर फाड़ दे, लेकिन बेचारी मुंह में मिनमिनात की सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। अपने आंसू साफ करके उसने भी अपने वजूद को खड़ा किया और कपड़े निकालने लगी। नैना, क्या तुम सच में लगता है कि तुम्हारे भाई के साथ कुछ गलत हुआ है या वो किसी मुसीबत में है? डार्लिंग अपने ऑफिस में खड़ी मुकाबिल लड़की से पूछ रही थी। हाँ, इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? क्योंकि उसका नंबर इतने दिनों तक कभी भी बंद नहीं रहा और मुझे तो समझ नहीं आ रही कि टाइगर टाइगर ने अभी तक जाने का कहा क्यों नहीं।